हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? आवाज मेरी ठीक आ रही है आप सब लोगों को? हाँ जी, जल्दी बताइए। यस 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 यस। चैट है ना पुराने वाले में। हाँ जी, बताइए सब बढ़िया हो भाई? पढ़ लिख के आए हो सब? यस यस। आवाज ठीक आ रही है सब लोगों को, है ना? पक्का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भाई आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, है ना? लगभग खत्म ही कर देंगे पूरा आज वाले सेशन में। ये वाला जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये खत्म हो जाएगा। और या फिर अगर मान लो बचेगा तो कोई 10-15 मिनट, 10-12 मिनट या फिर 5-7-10 मिनट का बचेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे। और जो अगला सेशन होगा उसमें लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना? क्वालिटेटिव एनालिसिस में कुछ आयंस ऐसे हैं जिनके टेस्ट हमारे सिलेबस में है जेईई मेंस के, उसको हम लोग पहले करेंगे और जो एडवांस में होंगे उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है जी, डन? ऑल राइट। तो किया जाए स्टार्ट, किया जाए स्टार्ट। सारे लोग रेडी हैं? सारे लोग रेडी हैं? स्टार्ट कर दें फिर? पक्का? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब एक्सटेंड नहीं कर सकते भाई आज क्लास, यहाँ पर और भी क्लास है किसी, है ना? आओ जी आओ। तो जितना हो जाएगा ना आज हम लोग उसकी बात करेंगे। ओहो, अरे ये तो पढ़ लिया था कल भाई साहब, ये चेंज नहीं किया है। चलो इसको अभी चेंज कर देते हैं फिर। क्या हो गया इसको? हाँ चलो ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ। अब वापस लिख देता हूँ। ट्रेंड्स इन ई नोट वैल्यूज, ये सारा सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना? आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? MnO4 की प्रिपरेशन की बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद K2Cr2O7, यस, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, है ना? फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना? एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक, अरे क्या हो गया भैया? साला शुरुआत ही आज के दिन की मुझे लग रहा है खराब हुई है। बताओ क्या करें मतलब, हद है। लो देखो, लिखने पे लिखा नहीं जा रहा, यहाँ लिखा जा रहा है यहाँ नहीं लिखा जा रहा। ये क्या बात हुई? हाँ देख रहे हो, इंक खत्म हो गया ना? हाँ इंक खत्म हो गया है। तुम देख रहे हो, यहाँ नहीं लिखा जा रहा, यहाँ ना मिटा जा रहा है, ना कुछ और हो रहा है। कुछ भी कर लो सर, कुछ नहीं हो रहा। क्या करें भैया इसका? हाँ मिट गया मिट गया मिट गया। तो यहां पर हम लोग, यार यार तुम यहाँ लिख लो यार, एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहां नहीं करेंगे। साला दिमाग खराब कर दिया इसने। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इसमें सबसे पहले एक्टिनोइड्स की बात करेंगे, है ना? सबसे पहले किसकी बात होगी? एक्टिनोइड्स की बात होगी, है ना? हाँ, सबसे पहले किसकी बात होगी? एक्टिनोइड्स की बात होगी, ठीक है ना? ये हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। डन? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिन ही खराब होता है। आज एक्चुअली वो वाला दिन है मेरे जीवन में, मुझे लग रहा है आज वाला दिन, ये मुझे लग रहा है भाई खराब हो गया ये बोर्ड। यहाँ पर देखो, काम ही नहीं कर रहा, है ना? यहाँ से खराब हो गया बोर्ड। चलो मैं एक बार बताता हूँ इन लोगों को। हाँ
चलो जी करते हैं स्टार्ट फिर ना। आओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, ये क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है ठीक है, हाँ अभी ठीक हो गया। अरे आवाज बंद कर रखी थी भाई मैंने, कहां से आएगी आवाज, खराब हो गया तो जनता को बुला के बताना जरूरी है ना, ताकि अगली क्लास हैम्पर ना हो, है ना। और कल भी तो अपनी क्लास है, फिर वापस भी तो करना है ना। तो इस वजह से बताया कि भाई ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाओ अगर आप हो सके। ठीक है, आ जाओ जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा ना, वो हम लोग KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा K2Cr2O7 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जेईई मेंस के सिलेबस में सिर्फ यही दो कंपाउंड्स है जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। सर बाकी कंपाउंड्स के बारे में जो एडवांस के सिलेबस में है उसको मैं बाद में करवाऊंगा। कब बाद में, जब पी ब्लॉक एलिमेंट का भी बचा हुआ है ना अपना पोर्शन। यस, पी ब्लॉक एलिमेंट का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो उसके साथ हम लोग कर लेंगे, या फिर ये वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये मेंस का ये सॉल्ट एनालिसिस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कभी एक दो सेशन लेके उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए सिर्फ मैं इन्हीं दो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, क्योंकि यही पूछा जाता है, सीधी सी बात है ना। आइए, आपके सामने कुछ दो तीन चीजें लिखी हुई हैं। देखो ये दो चार चीजें आपके सामने लिखी हुई है, तीन चार पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो मैंने आपको सिखा रखे हैं पहले से ही। मैंने आपको लास्ट क्लास में याद है होमवर्क भी दिए थे। आपको होमवर्क दिया था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ने को। ईमानदारी से बताइए जरा, तुम्हें यही की सौगंध है। हाँ कितने लोग पढ़ के आए, हाँ कितने लोग पढ़ के आए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। यस, ये देखो आपके सामने लिखे हुए Mn2O7 CrO3 और V2O5 एसिडिक इन नेचर है। फिर उसके बाद कुछ ऑक्साइड्स Mn2O7 जो होता है, हमने कहा साहब ये एसिडिक है, तो अगर ये एसिडिक है तो ये क्या बनाएगा, HMnO4 बनाएगा। इसका नाम ध्यान रखना, परमैंगनिक एसिड बोला जाता है इसको। यस, HMnO4 इसको क्या बोला जाता है, परमैंगनिक एसिड बोला जाता है। और जो CrO3 होता है महाराज, ये भी कैसा होता है सर, ये भी एसिडिक होता है, तो ये क्या देता है H2CrO4 जिसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, एंड H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये नाम बताने के लिए ये मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार फिर से समझ, है ना, ये मैंने फिर बता दिया है। ये जो ऑक्साइड्स हैं, दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक है तो Mn2O7 एसिड देगा, कौन सा, HMnO4। CrO3 जो होगा वो देगा H2CrO4, क्रोमिक एसिड बोलते हो, या फिर H2Cr2O7 जिसको डाइक्रोमिक एसिड के नाम से जानती है। ठीक है, और CrO जो होता है वो बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है। क्रोमियम के जो ऑक्साइड है इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। CrO जो है उसका थोड़ा ध्यान रखियो, बेसिक होगा, Cr2O7 एम्फोटेरिक होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कलर वाला भी दिया था होमवर्क में, है ना। हाँ अब सॉरी तो बोलोगे ना, तुम भूल तो जाते ही हो। यस, भूल तो जाते ही हो, भूलना तो तुम्हारी फितरत है ना सर, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर। यस, आओ जी, हाँ आ जाओ जनाब। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सारी दुनिया जानती है। यस, सारी दुनिया जानती है कि सर ये क्या होता है, सर ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। MnO4 माइनस जो होता है इसको परमैंगनेट आयन बोला जाता है, परमैंगनेट आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमैंगनेट आयन बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, MnO4 माइनस को परमैंगनेट आयन बोला जाता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, परमैंगनेट आयन बोला जाता है। ठीक है, ऑल राइट। तो KMnO4 को कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से जो लाइंस आती है वो एज इट इज उठ के आती है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से लाइन एज इट इज उठ के आती है। तो आपको बिल्कुल जो एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज है वही हम लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और भी मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताऊंगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा कहां पर एक्स्ट्रा, है ना। तो देखो KMnO4 बनाने के लिए यूज किया जाता है कौन, MnO2, है ना, इसको बोला जाता है पायरोलुसाइट। क्या बोला जाता है, पायरोलुसाइट, है ना। KMnO4 बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप लोग टाइट्रेशन वगैरह करते हो, वहां पर KMnO4 का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है। या फिर जहां पर भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई तुमने जबरदस्त तरीके से KMnO4 यूज किया होगा ना, जो भी KMnO4 के सामने आता है सबको ही ऑक्सीडाइज कर देता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो देखो क्या किया जाता है,
आपका जो MnO2 होता है पाइरोलुसाइड, ये ब्लैक ब्राउन कलर के एक और होती है ना, तो इसका रिएक्शन करवाया जाता है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। जैसे अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड ये रहा, आप K2CO3 भी ले सकते हो, बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए, मतलब अल्कलाइन इन नेचर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। तो आपके पास MnO2 था, उसका रिएक्शन आप चाहो तो KOH के साथ करवा दो या K2CO3 के साथ करवा दो, आपकी श्रद्धा है। और साथ में लेना पड़ेगा आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड, आपको क्या लेना पड़ेगा साथ में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपका ऑक्सीजन तो है ही, O2 ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KNO3 जो होता है, KNO3 भी क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये काम करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का, है ना। तो क्या करना था आपको, पाइरोलुसाइड लिया, साथ में KOH या फिर K2CO3 ले सकते हो, और साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है ना, O2 हो गया आपका, KNO3 हो गया। तो होता क्या है, ये जो आपका MnO2 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, K2MnO4 में, किसमें, K2MnO4 में, है ना। K2, हाँ मतलब अबे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हो, अल्कली मेटल मतलब सोडियम पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होना। अब सारे तो नहीं लिख सकते, कह रहा सर NaOH भी लिख सकते, NaOH भी हो सकता है, लिखा तो अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, है ना। तो सर K2MnO4 बन गया। सर ये जो K2MnO4 होता है इसको बोला था पोटेशियम मैंगनेट, है ना। देखो MnO4 माइनस इज पर मैंगनेट आयन, और जो MnO4 2 माइनस होता है दैट इज नोन एज मैंगनेट आयन। क्या बोला जाता है इसको, दिस इज नोन एज मैंगनेट आयन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, दिस इज नोन एज मैंगनेट आयन, MnO4 2 माइनस इज नोन एज मैंगनेट आयन। तो आपका MnO2 कन्वर्ट हो गया किसमें, K2MnO4 में, ठीक है सर समझ में आ गया। अब हमारा टास्क क्या है, इसका कलर याद रखना है। ये कलर वगैरह जो लिखे हैं ना भाई दादा, ये जो कलर वगैरह लिखा है ना एज इट इज याद कर लियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पोटेशियम मैंगनेट का जो कलर होता है किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, कलर याद रखना। यस ये कलर याद रखना, ऑल राइट। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, KMnO4 में, ठीक है साहब। इसको KMnO4 में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके लिखे हैं आपके सामने। सेकंड मेथड है पोटेशियम और कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो बहुत सारे तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है, जो आपका MnO4 2 माइनस है ना, जो मैग्नेट आयन है उसको आप या तो न्यूट्रल मीडियम में डाल दो या फिर एसिडिक मीडियम, है ना। न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम, मीडियम कैसा होना चाहिए आपकी श्रद्धा है, चाहो तो न्यूट्रल ले लो या फिर चाहो तो एसिडिक ले लो, दोनों में से कोई भी मीडियम हो, आपका जो पर मैग्नेट आयन है वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस MnO2, MnO4 माइनस प्लस MnO2 में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ना, मेरा क्वेश्चन ये है क्या कि एक बात बताओ, ये वाली जो रिएक्शन है क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, ये जो रिएक्शन लिखी है आपके सामने क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, है ना। तो सुनो मेरी भाई, यहां चेक कर लेते हैं सर, MnO4 2 माइनस में Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यस। यहां पर MnO4 माइनस में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन हो गया। और सर यहां MnO2 में Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए +6 से +7 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, +6 से +4 में जा रहा है रिडक्शन। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब सर ये डिस्प्रपोर्शनल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पर मैग्नेट आयन होता है उसको अगर आपने न्यूट्रल मीडियम दिया, एसिडिक मीडियम दिया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है हमेशा, है ना, हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है। यस, जब भी मैग्नेट आयन को न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम मिलेगा तब तब ये हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा MnO4 माइनस और MnO2 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें मिल गया MnO4 माइनस, जो हमें चाहिए था मिल गया, है ना। यहां अगर मैं पोटेशियम लिख दूंगा तो एक MnO4 बन, और KMnO4 ही हमें, यस क्लियर हुई क्या मेरी बात। तो सर ये एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। ये पहला तरीका है K2MnO4 को MnO4 में कन्वर्ट करने का, यस ऑल राइट। फिर उसके बाद एक और तरीका, अच्छा इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, देखो कि ये वाला जो KMnO4 होता है ना, ये वाला KMnO4 जो इस रिएक्शन में बना है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ KMnO4 बना तो नहीं, यहाँ तो MnO4 माइनस बना है। अबे ओ, यहाँ K2MnO4 है, ये KMnO4 बनेगा, K प्लस हटा दिया मैंने, है ना, K प्लस हटा दिया तो ये K2MnO4 माइनस K2MnO4 होता, ये KMnO4 बनता। मैंने सिर्फ MnO4 2 माइनस लिखा है तो यहाँ MnO4 माइनस, यस ठीक है सर। अब हो क्या रहा है, ये जो KMnO4 है, ये जो KMnO4 है ये
लैब में एज ए रिएजेंट यूज नहीं किया जाता। मतलब जो आप लैब में टाइट्रेशन वगैरह करते थे ना, जहां पर केमेनोफोर यूज किया जाता था, वो ये वाला केमेनोफोर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ MnO2। हो क्या रहा है, ये जो केमेनोफोर है इसके साथ क्या प्रेजेंट है? MnO2 प्रेजेंट। सर इससे क्या दिक्कत है हमें? भाई केमेनोफोर के साथ कुछ और प्रेजेंट हो तो हमें दिक्कत क्या है? भैया दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि सर ये जो MnO2 होता है ना सर, ये MnO2 भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये केमेनो केमेनोफोर तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ साथ इसके साथ और क्या प्रेजेंट है? सर MnO2 प्रेजेंट है, और ये जो MnO2 है ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करें? अरे भैया आप ना देखो, कैलकुलेशन करते थे ना आप लोग, है ना, आप कैलकुलेशन ऐसे करते थे ना उसमें टाइट्रेशन में, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यस, वहां पर आप लोग नॉर्मेलिटी को लिखते थे मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, है ना। भाई एक बात बताओ, उन टाइट्रेशन में केमेनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में आता था, है ना। जो दूसरा सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करने में काम में आता था। अब यहां पर केमेनोफोर के साथ MnO2 भी प्रेजेंट है, तो केमेनोफोर भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, MnO2 भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब केमेनोफोर ने ऑक्सीडाइज किया है और कब MnO2 ने ऑक्सीडाइज किया। कितने मोल केमेनोफोर के काम में आए हैं, कितने मोल MnO2 के काम में आए, और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको कि एक्चुअली जो दूसरा सब्सटेंस है जिसका आप टाइट्रेशन में यूज कर रहे हो उसका ऑक्सीडेशन केमेनोफोर ने किया है या फिर MnO2 ने किया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप चाहते हो सिर्फ अकेला केमेनोफोर ही प्रेजेंट हो, MnO2 उसमें प्रेजेंट ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ केमेनोफोर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वही उस रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज। यस, मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना, समझे? हाँ, तो अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर एक बात बताओ, ये लिखना है कि नहीं लिखना, है ना सर, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाली लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है ना, तो आपको नोट करना है एक्चुअली। आप भले ही ये वाली थ्योरी ना नोट करें, है ना, आप भले ही जैसे 3 लाइन लिखी है, ये 3 लाइन ना नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दें कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटेशियम मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिख, है ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन लिख। मेरी बात समझ में आई, है ना। तो आपको नोट करना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स में आपको बताता रहूंगा, ऐसे रिएक्शंस में आपको बताता रहूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, तो आपको नोट करना है हर चीज। तो सर ये पहला तरीका है, MnO4 2 माइनस को MnO4 माइनस में कन्वर्ट करने का, और सर ये अच्छा तरीका है, समझ में आ गई सर, है ना, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। एक और तरीका है, आप क्या करो, ये जो MnO4 2 माइनस है इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करो, आ आई याद आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे। इलेक्ट्रोलिसिस में एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता था, दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता था, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, है ना। और ये जो मेथड है ये है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल, है ना, कमर्शियली इस मेथड जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या करना है फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है, MnO4 2 माइनस है आपके पास, और अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका आपने इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 4 माइनस। ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, कैसे पता लगा? इधर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इधर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड पे होता है ना। और कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस। बोलो, को पर मैग्नेट आयन कहा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपको बोलना पड़ेगा यस 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 यस, आपको बोलना पड़ेगा, क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या कोई दिक्कत है क्या? यस यस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई यहां तक सबको? अरे बोलो, दोनों मेथड समझ में आ गए? ये वाला पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अबे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो थे, तो नहीं होता था जहां पर अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना होता था, तो स्पेसिफिकली पकड़ के लाते थे MnO2 को, भाई MnO2 आजा, सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीडाइज कर दे, बाकी किसी को ऑक्सीडाइज। यस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ये दूसरा मेथड है MnO4 2 माइनस को MnO4 माइनस में कन्वर्ट करने का। सर क्या कोई और भी मेथड है क्या? बिल्कुल है, देखो एक और मेथड आपके सामने है, तीसरा। MnO4 2 माइनस की रिएक्शन आप ये देखो Cl2 या फिर O3 के साथ करवा दो। अरे भैया क्लोरीन और ऑक्सीजन, ओजोन, ये दोनों भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यस, ये दोनों भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर मान लो आपने
KMnO4 2- के साथ Cl2 लिया तो ये +6 से +7 में चला जाएगा, मतलब इसका क्या हुआ है सर, ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ Cl2 जो होगा खुद रिड्यूस हो जाएगा KCl में। अगर मान लो यहाँ पर KMnO4 है, यहाँ KCl बन जाएगा, और अगर KMnO4 नहीं है तो यहाँ Cl- है ना, यहाँ पर Cl- लिख। मेरी बात समझ में आई क्या? और अगर आपने ओजोन लिया होता तो O2 बन जाता, सिंपल। यस यस यस। तो ये दो तीन मेथड हैं जिन मेथड से आप लोग कन्वर्जन कर सकते थे MnO4 2- का MnO। सुनो वापस अभी याद करवा देता हूं रिएक्शन, सुनो अभी मैं आपको वापस याद करवा देता हूं क्या करना है। सबसे पहले सुनना, सबसे पहले आपको लेना है MnO2 पायरोल्यूसाइड, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड हो सकता है या कार्बोनेट हो सकता है, ये भी तो बेसिक ही होता है। और साथ में लेना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, KNO3 हो सकता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ये क्या करेंगे, MnO2 को K2MnO4 में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट। और उसका जो कलर होता है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर याद रखना है। फिर उसके बाद सर हमें इस मैंगनेट को पर मैंगनेट आयन में कन्वर्ट करना है। सर उसके बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड क्या है, उसकी रिएक्शन आप या तो उसको एसिडिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में डाल दो, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होकर MnO4- आयन दे देगा। यस, बहुत बढ़िया। लेकिन साथ में MnO2 भी बनेगा। तो ये वाला जो मेथड है इसमें जो KMnO4 बनता है उस KMnO4 को हम लोग लैब में यूज नहीं करते, है ना, एज अ लैब रिएजेंट यूज नहीं किया जाता, बिकॉज ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कितने मोल इसने ऑक्सीडाइज किया और कितने मोल इसने ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, MnO4 2- का अल्कलाइन मीडियम में आप ऑक्सीडेशन करवा दो, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, तब भी क्या बन जाएगा, MnO4- और तरीका, आप चाहो तो इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दो, ओजोन के साथ करवा दो, तब भी आपको MnO4- मेरी बात समझ में आई? डन, क्लियर है? तो ये इसको आप इस तरह से याद रखना है ना, इस तरह से याद रखना। चलो सर, ये तो बात हमें समझ में आ ही गई। एक देखो, जो मैं चीज आपको बोल रहा था वही चीज यहां पर लिखी हुई भी है ना। क्या लिखा है कि जो MnO4 2- होता है इज स्टेबल ओनली इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। अगर मान लो आपने एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम लिया या फिर वीकली बेसिक मीडियम भी लिया, तब भी जो MnO4 2- होगा ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा MnO4- है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये बहुत काम की चीज है। MnO4 2- है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाएगा, MnO4- प्लस MnO2। कौन कौन से मीडियम में, ये चाहे यहां पर एसिडिक हो सकता है, यस, न्यूट्रल हो सकता है, या फिर वीकली बेसिक हो सकता है, बहुत वीक बेसिक, है ना, वीकली बेसिक हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ये मीडियम स्ट्रांगली बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है, तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ये फर्दर किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज स्टेबल ओनली इन स्ट्रांगली बेसिक। बताइए, ठीक है, ध्यान रहेगा ये वाला पॉइंट, बोलो बोलो बोलो, ये वाला पॉइंट याद रहेगा क्या? यस। अच्छा, अब देखो ये वाले जो मेथड है ना, ये तो आपको ध्यान में रखनी ही है ना, ये वाले मेथड तो आपको ध्यान में रखनी ही है, और यही मेथड है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ना, यही मेथड है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ एक आधा मेथड और भी है। मान लो आपके पास Mn2+ है ना, आप Mn2+ का रिएक्शन अगर Pb+4 के साथ करवा देते हो, तब ये जो Mn2+ है ये इसको कन्वर्ट कर देता है Mn+7। आप इसकी रिएक्शन Bi+5 के साथ करवाओगे, तब भी ये कन्वर्ट कर देगा +7 में। या फिर इसकी रिएक्शन H2O8 2- के साथ करवाओगे, तब भी ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, +7। +7 का मतलब समझते हो, है ना, ये अदर रिएक्शंस, अदर मेथड्स हैं। क्या कहना है कि ये कोई काम मतलब ज्यादा काम में नहीं आता, कहने का मतलब ये है ना, दीज आर सम अदर मेथड्स जो ज्यादा काम में नहीं आते, है ना। Mn+7 का मतलब समझते हो ना, मतलब ये MnO4- में कन्वर्ट कर देंगे। यस, किस में कन्वर्ट कर देंगे, MnO4-, इसमें कन्वर्ट कर देंगे MnO4-। लेकिन ये वाले मेथड इतने यूजफुल नहीं होते, है ना। Mn2+, Pb+4, Bi+5 या फिर H2A2- के कंपैरिजन के साथ रिएक्ट करके भी MnO4- में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर मैं बता दूं, इस MnO4- को भी आप लैब में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो MnO4- होता है इसके साथ भी MnO2 के ट्रेसेस होते हैं, है ना। तो इसी वजह से ये MnO4 भी लैब में यूज नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, जो काम का मेथड था वो मैंने आपको बता दिया। यस, समझ में आई बात? ऑल राइट, चलिए जी आगे चलते हैं।
सर लैब में कैसे बनाया जाता है इसको, कोई और भी मेथड है क्या? ये देखो लैब वाला ये मेथड है ना, तो मैं कह रहा था ना आपसे ये वाला मेथड है ना, यही तो है ये रहा मेथड आपके साथ। पेरोक्सो डाइसल्फेट, पेरोक्सो डाइसल्फेट मतलब H2O8 Mn2+ आपके सामने था, है ना, मैंगनीज सॉल्ट है, Mn का 2+ का सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन आपने H2O8 के साथ करवाई, तो ये MnO4- में कन्वर्ट हो जाता है, +7 ऑक्सीडेशन, है ना, +2 से +7 का मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। और सर ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो MnO4- बना है, ये भी डायरेक्ट लैब में यूज, इसको भी थोड़ा सा MnO2 के साथ भी प्रेजेंट होता है। बोलो 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 बोलो। आगे चले, क्या चल रहा है तुम्हारा ये, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? पढ़ लो ना भाई, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये जो दोनों है ना, K2Cr2O7 और KMnO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, ये 5-4 रिएक्शन है, अगर याद कर लोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन, है ना। हाँ आओ, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई MnO4 2- MnO4- और MnO4 2- की स्ट्रक्चर बना दे, तो क्या आप लोग स्ट्रक्चर बना पाओगे? क्या स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। हाँ, क्या आप लोग इन दोनों की स्ट्रक्चर बना पाओगे? सर बिल्कुल बना देंगे, ऐसी क्या बात है। ये है सर Mn, ये देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये रहा MnO4-, यस। और सर यहां पर अगर हमें बनाना है, सर ये लो MnO4 2-, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है, याद आया? डन। सर यहां पर जो Mn होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सर यहां जो Mn है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, मान लेते हैं ये वाली जो Mn ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, सुनना, ये Mn ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ x है, और ये वाली Mn ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ y है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, x = y, x greater than y, x less than y एंड कैन नॉट से। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस केस में, जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस केस में, जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस केस में, जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको, क्या बोलती पब्लिक? हाँ जी, क्या बोलती भाई, जल्दी बताओ भाई, यस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा? अरे क्या बात लड़को, सर देखो ना यार, कैसी बात कर रहे हो सर, यहां नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है सर, तो x = y होगा, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ध्यान रखना, है ना, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। क्यों ऐसा, क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, है ना। क्यों है ऐसा? सर यहां पर क्या है? रेजोनेंस। क्या है यहां? रेजोनेंस। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, यस सर, हम लोग सब लोग जानते हैं इसका जो कलर होता है सर वो पर्पल होता है, और कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है D0, है ना। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन में बेटा? D0 कॉन्फ़िगरेशन में है ना। और अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब ये कलर किसकी वजह से है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दिखाया था आपको, MnO4- जो होता है वो कलर्ड होता है, पर्पल कलर्ड है, क्यों? बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। याद आया क्या कुछ? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यस, याद आया? बताया था आप लोगों को, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, बिल्कुल। और सर यहां पर भी बिल्कुल सेम होगा, यहां पर भी जो सारी बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी, है ना, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, यस। यहां पर भी रेजोनेंस होगा, ऑल दी बॉन्ड लेंथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो कलर है इसका आपको बता ही दिया, ग्रीन कलर होता है ये, है ना, ग्रीन कलर का होता है। और सर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। देखो Mn+6 है, इसका मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है? ये है पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। बोलिए, ये कैसा होगा दादा? डायमैग्नेटिक होगा, यस यस यस। देखो, अच्छा यही चीज लिखी तो है आपके सामने, हाँ भाई, ये वाला कैसा है बेटा? ये वाला डायमैग्नेटिक है ना। D0 कॉन्फ़िगरेशन है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं,
ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है, दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। अगर मान लो मैं शेप की बात करूं तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है, यस दिस इज टेट्राहेड्रल, और ये भी कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ये भी कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। यस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी हो किसी को तो बताओ। हाँ भाई, यस। हाँ, D0 तो कलरलेस होता था, क्योंकि सर वहां तो डीडी ट्रांजिशन होता ही नहीं था। इसी वजह से डीडी ट्रांजिशन जहां नहीं होता था वहां पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से भी कलर आता था, और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, उसकी वजह से ये कलर होता था। और इसमें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां तो कोई दिक्कत है। डन? अरे बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अब ये चीज यहां लिखिए, देखो, है ना, बिल्कुल ये चीज, ये स्ट्रक्चर्स बना रखी है, वो हम लोगों ने बनाई ली थी पहले ही, है ना, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये हमने पहले ही बना ली। ये टेट्राहेड्रल होता है, मैग्नेटाइन बोलते हैं, ये टेट्राहेड्रल पर मैग्नेटाइन बोलता है। ठीक है, और ये पर्पल कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। MnO4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। MnO4 माइनस जो होता है वो डायमैग्नेटिक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है ना, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा हमें नहीं देखना, है ना। ये किसकी बात हो रही है? रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा हमें नहीं देखना है। ठीक है, डन। ठीक है सर, आगे चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये इट फॉर्म डार्क पल्पर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स विद मेटालिक लस्टर, है ना। नीडल लाइक इसकी क्रिस्टल्स होते हैं, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 533 केल्विन होता है। याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और पर्पल कलर का सॉल्यूशन देता है, हम लोगों को पहले ही पता है। हीटिंग जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हीटिंग वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, हीटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। KMnO4 को अगर आप हीट करोगे ना, तो K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन बनेगा, है ना। ये ऑक्सीजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी इस रिएक्शन को यूज किया जाता है ना। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो ये वाली रिएक्शन यूज। यस, KMnO4 को हीट करने से, वापस बोलो मेरे साथ साथ, क्या बनेगा? K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो KMnO4 होता है एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीडियम चाहे कुछ भी हो, एसिडिक हो, न्यूट्रल हो, या फिर अल्कलाइन हो, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। ये तीनों मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, तो ये हीटिंग वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बोल देता हूं, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जी, आगे चलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट नहीं है, फिर कह देता हूं। कई जगह ऐसे लिखा होता है कि जो भाई KMnO4 होता है उसको डार्क कलर की बोटल्स में रखते हैं, है ना, उसको डार्क कलर की बोटल्स में रखते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज KMnO4 जो होता है वो अनस्टेबल होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर उसको सनलाइट मिल गई ना तो वो डिकम्पोज होकर वही K2MnO4 MnO2 और ऑक्सीजन बना लेगा, है ना। तो आप अगर चाहते हो कि KMnO4 की जैसा ही बना रहे, तो आपको सनलाइट जो है वो इसके आसपास नहीं, इसी वजह से इसको डार्क कलर की बोटल्स में रखा जाता है। ठीक, समझ में आई मेरी बात? वेरी गुड। एक और चीज इसमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, अगर आप रिएक्शन करवाते हो उसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना, MnO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही शानदार कंपाउंड बनाता है जो है Mn2O7। यस, ये जो दादा Mn2O7 होता है ये एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। Mn2O7 जो होता है वो एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके KMnO4 Mn2O7 बनाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या ये वाली रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? हाँ जी दादा, क्या ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, क्या ये रिएक्शन? सर एग्जॉस्ट फील हो रहा है, अभी क्या करें मैं आपको बताऊंगा। एग्जॉस्ट फील हो रहा है ना, तो सर्दियों में पानी होता है ठंडा, है ना, या तो ठंडे पानी को 2-3 ग्लास कूड़ लो खुद के ऊपर, है ना, डाल लो, और नहीं तो ठंडे पानी में मुंह दे दो जाके, तो जो नींद वींद है ना वो इतनी दूर भाग जाएगी, समझ भी नहीं आएगा उसको क्या हो गया उसके साथ। अरे मजाक की बात है, ऐसा मत कर लेना भाई, बीमार बीमार हो जाओगे तुम, मेरे माथे आओगे, बोले सर ने बोला था ऐसा, है ना। हाँ, ऐसे नहीं करना, मतलब अगर कहीं लग रहा है ना थोड़ा सा कुछ, तो 5-4 मिनट थोड़ा इधर उधर टहल लिया करो। जब भी ऐसा लगे कि यार ज्यादा पढ़ाई हो गई है ना, तो थोड़ा इधर उधर टहल लिया करो,
छोटा भाई बहन चाचा ताऊ कोई भी है, मम्मी पापा, उनसे बात कर लिया करो, है ना। तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है ना, मतलब माहौल चेंज हो जाता है। हाँ जी ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो Mn2O7 होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा है एक बार जी ने, है ना। हीटर पे बैठ जाओ, कह रहा हीटर पे हाँ। Mn2O7 जो होता है ना, इसकी इसकी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा है। हालांकि मुझे मतलब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार बालक हो। Mn2O7 की स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही सकते हो मेरे हिसाब से, है ना। ये होता है ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई Mn2O7 में क्या प्रेजेंट होता है, क्या उसमें MnO Mn बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? सर बिल्कुल प्रेजेंट, MnO Mn बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये आया, और इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए ना, तो इसके बाद तो मतलब ये सारी चीजें हमें पता ही है Mn2O7 की स्ट्रक्चर कैसे बना। ये वाले जो रिएक्शन है सर, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, है ना सर। ये रेडॉक्स रिएक्शन नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, है ना सर। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यहां पर भी Mn+7 में है और यहां पर भी Mn+7, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है कहने का मतलब, है ना। तो कोई किसी को H2SO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है ना, कहां से करेगा, सल्फर पहले से +6 में। यस डन, समझ में आई मेरी बात। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लो आपने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई तो लफड़ा हो जाएगा। HCl के साथ अगर आपने लफड़ा रिएक्शन करवाई कॉन्सेंट्रेटेड HTL के साथ, जब जब केमेनोफोर रिएक्ट करेगा तो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बनेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या ये वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? सर चेक कर लेते हैं, यहां देखो Mn+7 में है, यहां पर Mn+2 में है, यहां क्लोरीन -1 में है, यहां सर क्लोरीन 0 में है, +7 से +2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन। वाह सर मजा आ गया सर, ये तो रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब केमेनोफोर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में, और जो H2SO4 होता है उसको कन्वर्ट कर देता है Mn2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बात बताओ, आप टाइट्रेशन करवाते थे, याद है तुम्हें? टाइट्रेशन में आप केमेनोफोर के साथ एसिडिक मीडियम लेते थे, याद आ रहा है क्या? टाइट्रेशन में मान लो आप केमेनोफोर के साथ एसिडिक मीडियम यूज करते थे, H+। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप टाइट्रेशंस करवाते हो, जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो, तो ये जो H+ आता है ये HCl से नहीं लिया जाता, ये कहां से लिया जाता है? H2SO4 से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसके साथ HCl क्यों नहीं यूज कर सकते? केमेनोफोर के साथ इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज जो केमेनोफोर होता है सर वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? Cl2 में, है ना। आप देखते रह जाओगे, आप तो सोचोगे भाई, आप तो सोचोगे यार मतलब होना तो ऐसा चाहिए था सर, मैं तो एसिडिक मीडियम तो तब तक बना रहेगा ना जब तक सॉल्यूशन में HCl है। सॉल्यूशन में साला HCl बचा ही नहीं, HCl किस में कन्वर्ट हो गया? Cl2 में, तो सॉल्यूशन भी एसिडिक नहीं रहा। यस यस, अरे बोलो ना, याद आया क्या? तो कभी भी, है ना, कभी भी ध्यान रखना, हाँ ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब टाइट्रेशन होती थी, तो कभी भी अगर आपको केमेनोफोर के साथ एसिडिक मीडियम लेना है तो ध्यान रखियो भाई, ध्यान रखियो, कभी भी HCl मत यूज करना। क्या यूज करना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है, बिकॉज HCl जो है वो HCl नहीं रहेगा। केमेनोफोर की आदत होती है जो भी उसके रास्ते में आता है सबको निपटा देता है, HCl को निपटा देगा Cl, तो हमें ये नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल राइट, ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई। तो अब ये ना ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखियो इसका। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, है ना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखो यार, हमने ये सीखा है कि जो MnO4- होता है, MnO4-, है ना, अगर मान लो आपने मीडियम ले रखा है, कौन सा? एसिडिक मीडियम, तो ये एसिडिक मीडियम में Mn+7 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है? Mn+2 में, इसी में जाता है। अगर मान लो आपने मीडियम ले रखा है न्यूट्रल, यस न्यूट्रल, या फिर बहुत ही वीकली बेसिक, बहुत ही वीकली बेसिक मीडियम आपने ले रखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Mn+4, MnO2 बना। लेकिन अगर मान लो आपने मीडियम ले रखा है स्ट्रॉन्ग बेसिक, है ना, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेसिक ले रखा है, तो जो MnO4- होगा ये Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। यस, मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। तो अगर मैं आपसे एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर पूछूं तो सर आप बोलोगे एसिडिक मीडियम एन फैक्टर है 5, +7 से +2 में जा रहा है। अगर मैं आपसे न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक में एन फैक्टर पूछूं, आप लोग बोलोगे सर एन फैक्टर आएगा 3, और यहां से एन फैक्टर आएगा कितना? 1। यस, ये चीज आप लोग टाइट्रेशन वगैरह, रेडॉक्स वगैरह में पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से,
है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है पहले से ही। बताओ, बोलना पड़ेगा भैया, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताइए। पढ़ा है ना ये सब कुछ, है ना। और इस पे क्वेश्चंस भी किए थे ना आप लोगों ने, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस भी किए थे एन फैक्टर से रिलेटेड। हालांकि मैं क्वेश्चन ये नहीं करवाऊंगा यहाँ, है ना, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा यहाँ। अब सुनो, देखो, मान लेते हैं ये वाले जो रिएक्शन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इवन नोट मान लेते हैं, ये वाला E2 नोट है और ये वाला E3 नोट है। तो ध्यान रखना है जो इवन नोट की वैल्यू होती है ना, वो E2 नोट से ज्यादा है और फिर E3 नोट से ज्यादा है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में होगा, है ना। बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में होगा, बोलो। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में होगा, सर दिख ही रहा है। अगर ई नोट की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो हमने पढ़ा ई नोट जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब सर ये एसिडिक मीडियम में इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है ये जब सबसे फाड़ू होता है, एकदम जबरदस्त, है ना। ये एसिडिक मीडियम में सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। क्लियर होगी मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये छोटी सी चीज है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अब आपके सामने जैसे कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है, जैसे ये वाली रिएक्शंस लिखी कि MnO4 माइनस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mn2 प्लस में जाएगा, n फैक्टर 5 होता है, ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। अगर आप इसके रास्ते में Fe2 प्लस आ गया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3 प्लस में। अगर इसके रास्ते में ऑक्सिलेट आ गया C2O4 2 माइनस तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में। I माइनस आ गया तो I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। SO3 2 माइनस आ गया तो SO4 2 माइनस बना देगा, है ना। SO2 आ गया तो H2SO4 बना देगा। नाइट्राइट आयन आ गया तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। Sn+2 आ गया तो इसको Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा ना। SO3 H2O3 2 माइनस आ गया तो एसिडिक मीडियम में इसको S4O6 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जैसे मान लो अगर इसके रास्ते में S2 माइनस आ गया तो इसको S, है ना, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। यस, अगर H2S आ गया तब भी इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। बोलो बोलो बोलो। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं जो आपके सामने लिखी गई है ना। हाँ, जैसे मान लो H2O2 आ गया तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2O प्लस O2 में। ये रिएक्शन सर कहां काम में आती है, सर ये इंफॉर्मेशन कहां काम में आती है, ये इंफॉर्मेशन काम में आती है जब आप लोग टाइट्रेशन के क्वेश्चन करते हैं, है ना। जब आप लोग रिएक्शंस उसमें एन फैक्टर वगैरह की कैलकुलेशन करते हो, है ना, तब यहां पर ये वाली रिएक्शंस आपके काम, है ना। याद करो आपको क्वेश्चन देता है कि फेरस ऑक्सलेट है, FeC2O4 है, इसका KMnO4 के साथ टाइट्रेशन, है ना। आपसे बोल देगा बताओ इसके 1 मोल के साथ अगर इसको कंप्लीट रिएक्ट करना है तो इसके कितने मोल की जरूरत, ऐसा क्वेश्चन आता है ना टाइट्रेशन में। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि जो KMnO4 होता है वो ऑक्सिलेट को CO2 में कन्वर्ट करता है और Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट करता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर, है ना, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। ये चीज इंफॉर्मेशन आपके पास होनी जरूरी है। आप ये कहते हो कि साहब इस रिएक्शन में एन फैक्टर जो है इसका, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में चला जाएगा तो इसका एन फैक्टर 5 हो जाएगा, है ना। और फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कितना होगा इस रिएक्शन में, हिसाब से 3 आएगा, है ना। तो सर इसके मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इसके मोल इंटू एन फैक्टर, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/3। कितने मोल चाहिए होंगे, 5/3। तो ये इस तरह से आपको पता लगाना पड़ता है ना। ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपके वहां काम में आती है जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पता है तो आप लोग क्वेश्चन बड़े आराम से डन, है ना। तो ये ध्यान में रखना, और मतलब ये कोई रटने वाली चीज भी नहीं है ना यार, दिख ही रहा है। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा, +3 में जाएगा। C2O4 में कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा, +4 में जाएगा। माइनस से कहां जाएगा, 0 में जाएगा। यस, यहां पर +4 में है, कहां जाएगा, +6 में जाएगा। यहां आपका नाइट्रोजन +3 में है, कहां जाएगा, +5 में जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, मतलब इसमें कुछ रटना नहीं है। यस, यहां सल्फर -2 है, कहां जाएगा, 0। यहां पर भी -2 है, कहां जाएगा, 0। ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है, अरे बोलो ना। यस, क्लियर हुआ, है ना। और न्यूट्रल मीडियम में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, न्यूट्रल मीडियम में बस यही चीज याद रखनी है कि +7 से, है ना, न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक, है ना, न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक मीडियम मैं पहले लिखवा चुका हूं, है ना। Mn+4 में जाता है, +7 से +4 और एन फैक्टर हो जाता है।
यस एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर मान लो मैं अल्कलाइन मीडियम की बात करूं, यहां पर जब क्वेश्चन में अल्कलाइन आता है इसका मतलब मान के चलना है कि वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है ना, क्या मान के चलना है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। देखो सर, सर आपकी राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्यों बे, ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है? साला खुद की कॉपी में देखोगे ना ऐसा लगेगा कीड़े मकोड़े छोड़ रखे हो किसी ने। और भाई ये तो इतना क्लियर लिखा हुआ है यार, ये भी नहीं समझ में आ रहा, हद है मतलब, ये तो तुमने मुझे बड़ा शौक दे दिया आज है? मतलब ये तो तुमने बड़ा शौक दे दिया मुझे भाई, तो गड़बड़ होगी यार। हाँ मतलब हद है। हाँ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में देखो एक चीज ध्यान रखना, आई माइनस जो होता है वो IO3 माइनस में जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा है ना। इसमें जेई ने क्वेश्चन पूछा है कि जो आई माइनस है, मान लो आपके पास मीडियम दे रखा है एसिडिक मीडियम, आई माइनस I2 में ऑक्सीडाइज होगा किसकी प्रेजेंस में, MnO4 माइनस की। और वहीं पर अगर मान लो बेसिक मीडियम दिया है, आई माइनस ऑक्सीडाइज होता है IO3। ये जेई का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, पूछा गया है काफी बार, अलग अलग एग्जाम्स में भी ये चीज पूछी है ना। हाँ अलग अलग एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें, क्लियर। और बाकी ये रिएक्शन तो तुमने पढ़ी है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, हाँ बेयर्स रिएजेंट, याद आ गया ना। अच्छा सर ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन है जो मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एक बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब मैं आपको बोल देता हूं, इस चीज को आप विश्वास कर लो, है ना, एकदम गांठ बांध लो और कसम खा लेना, भूलोगे नहीं। और कसम मेरी मत खाना, जिसकी तुम्हारी श्रद्धा हो उसकी खा लेना। क्या मैं बोल रहा हूं, इसकी जो एक एक पॉइंट लिखवा रखा है, एक एक पॉइंट आपको लिखवा रखा है वो इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन बन, और हर लाइन से क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको पहले बोल देता हूं, विश्वास करना इस बात का, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, हाँ सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्या लिखा है इसने कि मैग्नस सॉल्ट जो होते हैं, ये रहा Mn2+ है, इसको मैग्नस सॉल्ट बोले जाते हैं ना। सॉल्ट हो सकता है कुछ भी, क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो मैग्नस सॉल्ट होता है इसको KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, Mn+4 है ना, तो +2 से किसमें भेज दिया, +4 में। रिएक्शन ध्यान रखना, यस यस यस। ओ भाई तुम ही साला कसम खा रहे हो ना, ये उल्टी सीधी कसम खा रहे हो ना, देखो ये बोर्ड नहीं चल रहा इसी वजह से। हाँ आज सुबह सुबह मेरी गाड़ी, पड़ी पड़ी गाड़ी को ठोक दिया किसी ने, बताओ, पार्किंग में गाड़ी खड़ी, क्या करें हम, ये तुम्हारी कसम का नतीजा है, मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन में तूफान आ गया आज। ये देखो आते ही यहाँ पेन नहीं काम कर रहा, हद है मतलब, देख रहे हो। हाँ तो भाई तुम कसम वसम मत खाया करो यार मेरी, करवाओगे मुझे किसी दिन, ठीक है। हाँ तो ये भाई ये जितनी छोटी बड़ी चीजें थी KMnO4 से रिलेटेड सारी मैंने तुम्हें बता दी, इसको याद रख लेना और खुश रहना भाई, इसी से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा, हाँ अब मैं आगे चलूंगा, हाँ अब मैं आगे चलूंगा। अरे मतलब कोई मेरे पास हालांकि कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है भाई, छोटी मोटी गाड़ी रखता हूँ यार आने जाने के लिए, मतलब कोई BMW, ये मुझे 2-3 गाड़ियों के नाम याद है, वो मेरे पास नहीं है ना, वो मेरे पास नहीं। आओ भाई, फैजल सर की कहानी अलग है भाई, फैजल सर मतलब की गाड़ी अलग है भाई। आओ आगे चलते हैं, K2Cr2O7 की बात करते हैं, K2Cr2O7 की बात करते हैं। बेटा अगर साइकिल होगी ना तो सुबह की क्लास में लेने शाम को पहुंचूंगा मैं, हाँ। PW इतना भी मुझे कम पे नहीं करता कि साला मतलब वो लेना पड़े हैं, साइकिल पे आना पड़े, हद है मतलब। आओ जी, आओ आओ आओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, K2Cr2O7 की बात करते हैं। भाई देखो जीवन में ना गाड़ी वाड़ी सब की माया है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ जीवन में अच्छा करोगे,
और अच्छा करोगे तो फिर गाड़ी भी होगी, बाकी सारी चीजें ही होगी। मतलब गाड़ी भी होगी, गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठने वाली भी होगी, है ना, बैठने वाले भी होंगे, मतलब वाली वाली सारे होंगे यार, नहीं तो कुछ नहीं है ना। हाँ, नहीं तो परेशानी रहोगे, किसी दूसरे की गाड़ी देखोगे और गाड़ी के अंदर बैठी हुई लाड़ी देखोगे, है ना, तो मतलब के लिए थोड़ा कमाना पड़ता है कुछ ना कुछ तो। और कमाना क्या है, मतलब अभी तो यही सोचो, पैसा कमाने की सोचो, और वो कैसे कमाएगा जब पढ़ाई लिखाई करके कहीं ढंग की जगह पहुंचेगी। आ जाओ, पढ़ाई कर लो। A to CR2O7 कर लेते हैं। अबे वरना वेगनार भी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं भाई, वेगनार भी नहीं मिलेगी। कोई कह रहा है सर नहीं तो वेगनार मिलेगी, भाई वेगनार भी नहीं मिलेगी, तुम मान लो मेरी बात। हाँ हाँ, नहीं तो बैलगाड़ी मिलेगी, ये बात बिल्कुल सही है। गाड़ी नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी मिलेगी। और बैलगाड़ी में भी बैल का खर्चा बहुत ज्यादा है आजकल, समझते नहीं हो। इधर आओ तुम। K2CR2O7 कैसे बनाया जाता है? क्रोमाइट ओर से बोला बनाया जाता है भैया। किससे? क्रोमाइट ओर से। किससे? क्रोमाइट ओर से। सर ये क्रोमाइट ओर क्या होती है? सर ये अबे तुम साला हर बात में मतलब आरजे सर को घुसा दोगे हैं। भाई आरजे सर के पास सब कुछ है, सब कुछ है ना, वो बस खाते नहीं है, ये उनकी महानता है, सब है उनके पास। हाँ तुम समझो, वो भोले बने हुए हैं बस, सब कुछ है उनके पास। क्रोमाइट और क्या होती है सर? क्रोमाइट और होती है FeCr2O4, है ना, ऐसे लिखा जाता है। एक्चुअली इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो ये होता है FeO और Cr2O3 होता है ना। दिस इज योर क्रोमाइट और, है ना, ये क्या है? क्रोमाइट और, ठीक है। FeO और Cr2O3, है ना, Cr2O3, यस यस, FeO और Cr2O3, ये होता है क्रोमाइट और। तो होता क्या है, पाउडर्ड क्रोमाइट और लेना है आपको और उसको हीट करना है किसके साथ? सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। अब जैसे मान लो मैंने सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, आपकी श्रद्धा हो यहां पोटेशियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके साथ रिएक्शन होगी, यस इसके साथ रिएक्शन होगी, अबे तुम पढ़ लो बे ओ भाई, तुम पढ़ लो भाई। हाँ, अरे तो वाइफ नहीं है तो हो जाएगी भाई। भगवान, हद है, मतलब वाइफ तो तुम्हारी तुम्हारी भी नहीं है ना अभी, मतलब ऐसी मुझे उम्मीद नहीं होगी किसी। बाल विवाह तो नहीं हुआ है ना किसी का? ऐसा थोड़ी ना, तो इंसान पैदा होते ही उसकी वाइफ थोड़ी बन जाती है कोई। वाइफ साथ लेके पैदा थोड़ी होता है इंसान, वो तो यहीं पे बनती है ना। हाँ, और सर का विश्वास थोड़ा कम है इन सारी चीजों में, है ना, उनका विश्वास थोड़ा कम है ये इनके चक्कर में पड़ने का। कहते हैं बस एकांत जीवन। हाँ, पूछ लेना तुम, अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो सर से पूछ लेना, है ना। हाँ, आओ। अरे मैंने बता तो दिया, मतलब उनका थोड़ा विश्वास कम है इन सारी चीजों में। हाँ, अब पढ़ लो यार, तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हो। ये जो क्रोमाइट और होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या? सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। यहां पर इसमें जो आयन प्रेजेंट है, क्रोमेट, क्रोमेट आयन कौन सा होता है? CrO4 2 है ना, दिस इज योर क्रोमेट आयन, है ना, ये है क्रोमेट आयन। CrO4 2, दिस इज योर क्रोमेट आयन, है ना। और ये जो कलर आया है इसी वजह से आया है। कैसा होता है इस आयन का कलर? येलो कलर होता है। ठीक, अब क्या करना, सुनो मेरी बात। ये जो आपका सोडियम क्रोमेट बना है, इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ, है ना। इसको फिल्टर कर लिया जाता है, फिल्टर करके Na2CrO4 को अलग हटा लिया जाता है ना। और उसको एसिडिफाई करना है किसके साथ? H2SO4। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सोडियम डाइक्रोमेट। देखो Na2Cr2O7, इसको दुनिया किस नाम से जानती है? इसको दुनिया सोडियम डाइक्रोमेट के नाम से जानती है। यस, इसको दुनिया सोडियम डाइक्रोमेट के नाम से जानती है ना। सोडियम डाइक्रोमेट जो होगा वो आपका क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सीधी सीधी बात है ना, सीधा सा। क्या लिखा है देखो, सबसे पहले क्रोमेट और लेना है ना। ये मैं सारा प्रोसेस नहीं ध्यान रखना, वो हमारे पार्ट उसका सिलेबस का पार्ट भी नहीं, आप ये ध्यान रखो। क्रोमेट और है वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट बनाएगा। यस, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। और ये जो सोडियम क्रोमेट है इसको फिल्टर करके अलग करना है, एसिडिफाई करना है H2SO4 के साथ। एसिडिफाई करोगे H2SO4 के साथ तो सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, दिस इज योर सोडियम डाइक्रोमेट। अब सुनना,
इस सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करवा दूंगा मैं केसीएल के साथ, है ना। एक्चुअली होता क्या है, जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद केसीएल। तो इसके साथ रिएक्ट करवा के K2Cr2O7 बना दो। कैसा होता है, ऑरेंज कलर। कुछ जगह पर इसको ऑरेंज रेड भी लिखा होता है ना, ऑरेंज रेड भी लिखा होता है। थोड़ा सा ऑरेंज अगर ज्यादा हो जाता है ना तो हल्का सा रेडिश दिखने लगता है। देखा तुमने कभी? यस यस, ऐसा देखा है क्या तुमने कभी? ऑरेंज थोड़ा सा अगर ज्यादा हो जाए, डार्क ऑरेंज जो है ना, हल्का हल्का सा रेड दिखने लगता है ना, तो वही इसके साथ हुआ। कई जगह पर ऑरेंज लिखा होता है, कुछ बुक्स में अगर आपको ऑरेंज रेड दिखा हुआ मिले तो घबराना मत, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो यही है, ठीक है ना। तो वापस समझो, आपने प्रिपरेशन में बना लिया। कैसे बनाया, क्रोमेट और लिया Na2CO3 या फिर K2CO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, Na2CrO4 बनेगा, क्रोमेट आयन बनेगा। और ये जो क्रोमेट आयन है एसिडिफाई करवाने से डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्ट करवा दो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं देखा तो कोई बात नहीं बेटा, घर पे कर देख लेना, ये है ना, ये तो घर पे देखने वाली चीज है। सुनो मेरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पीएच, जो जेई में पूछा जा चुका है ना। ये चीज आगे एक पॉइंट में लिखी भी है, यहां पर भी मैं बता देता हूं, है ना। ये चीज जेई में पूछी जा चुकी है। क्या लिखा है, सुन लो मेरी बात अच्छे से। आपका जो CrO4 माइनस, ये जो क्रोमेट आयन होता है, दिस इज योर क्रोमेट आयन, है ना। ये क्या है दादा, क्रोमेट आयन है। अगर मान ले आपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट आयन में, Cr2O7 2 माइनस, इसमें डाइक्रोमेट आयन में। यस, और अगर मान लो डाइक्रोमेट आयन को आपने बेसिक मीडियम दे दिया तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमेट आयन। याद रहेगा क्या? यस यस यस, याद रहेगा क्या? अरे बोलो ना, याद रहेगा क्या? देखो यहां पर हो तो रहा है, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन जो है वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है ना। एसिडिक मीडियम में H2SO4 क्रोमेट आयन जो है वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना। क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है और डाइक्रोमेट वापस बेसिक मीडियम में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यस, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। यस, कोई दिक्कत नहीं है ना। कलर आपको बताई दिया है ना, ये येलो कलर का होता है, बताई दिया था। ये येलो कलर होता है और ये सर ऑरेंज होता है, और ऑरेंज के साथ साथ ऑरेंज रेड भी लिखा होता है, उसकी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। डन डन, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ये कुछ छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर तुम इसको याद रखते हो तो अच्छी बात है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर याद रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कि जो KSP वैल्यूज होती है K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 में से, वो सोडियम डाइक्रोमेट की ज्यादा होती है K2Cr2O7 के कंपैरिजन में। इसका मतलब सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तब याद रखो तो अच्छा है, ना भी याद रखो तो ना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना भाई, ये वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त है ना, ये वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, इसकी मैं भावना आपको समझा देता हूं, है ना, इसकी फीलिंग्स आपको समझा। देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, जब आप टाइट्रेशंस करते हो, तो उस समय आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हो। कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हो। आप सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं यूज करते? भाई ये भी तो डाइक्रोमेट है, ये भी तो डाइक्रोमेट है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हो, ये सोडियम डाइक्रोमेट यूज नहीं करते, क्यों? इसका लॉजिक आपसे पूछा जा सकता है ना, क्यों नहीं यूज करते? इसका रीजन मैं आपको बताऊं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो Na2Cr2O7 होता है, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जानते हो कि क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक? यस, ये दादा बोलना, हाइग्रोस्कोपिक जानता है कि तू क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी। ये पड़ा है और उसको हवा में तैरता हुआ पानी की बूंदे मिल गई, ये इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और अगर उसने वाटर अब्सॉर्ब कर लिया तो होगा क्या? अरे भाई होगा ये कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, है ना। आपने K2Cr2O7 मान लो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हो ना K2Cr2O7 का, है ना, कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है, वो आपको पहले से पता होती है। अगर मान लो आपने K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7 ले लिया, तो जो Na2Cr2O7 है वो क्या करेगा? पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा। और मॉइस्चर अगर उसने अब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, है ना। फिर आपकी जो सारी कैलकुलेशन है वही गड़बड़ हो जाएगी,
मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस वजह से सोडियम डाइक्रोमेट यूज नहीं करना, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करना, बिकॉज ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं रहती। इसका आपने जो सॉल्यूशन बनाया है जिस कॉन्सेंट्रेशन का, ये एज इट इज उसी कॉन्सेंट्रेशन का बना रहेगा, है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ नहीं, ये चेंज नहीं होगी, है ना। समझ गया क्या मेरी बात को, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, क्योंकि आजकल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, है ना। तो क्या पता साला प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन घुसा दे कि ये नहीं यूज क्यों नहीं करते और ये क्यों यूज करते हो, तो हमें तो पता होना चाहिए ना सारा क्यों नहीं यूज करते। यस यस, ठीक है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। आइए हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जी, इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है वो ये लिखा है कि ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन होता है। बहुत अच्छी बात। अप्रिशिएबली सॉल्युबल होता है, नॉट वाटर में नहीं, हॉट वाटर में, बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ऑब्वियस है, टेंपरेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यस, है ना। ऑलराइट, appreciably soluble in hot water but moderately soluble in cold water। हीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट वापस आ गई भाई, हीटिंग वापस आ गई भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है हीटिंग। K2Cr2O7 की हीटिंग इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। देखो क्या क्या बना, देखो एक तो K2Cr4 बनेगा और Cr2O3 बनेगा ना, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। यस यस, ध्यान रखना। उस केस में क्या बन रहा था, MnO2 बन रहा था, KMnO4 वाले केस में, है ना। तो K2Cr2O7 की हीटिंग से K2Cr4 बनेगा और साथ साथ में Cr2O3 बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन बनाने का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, उसका एक पार्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है, यस, हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया। अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि जो K2Cr2O7 होता है सर, ये भी बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अरे बोलो ना, K2Cr2O7 जो होता है वो भी एक बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे बताओ, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में होता है, वो मीडियम कौन सा है, वो मीडियम कौन सा है। यस 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 यस, वो मीडियम कौन सा है, वो मीडियम कौन सा है, पढ़ा है ना तुम लोगों ने। अरे यार, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है वो मीडियम। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। Cr2O7 सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, यस, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में बिहेव करता है, एक ऑक्सीडाइज, है ना, एसिडिक मीडियम में, है ना। सर क्यों, अब अगर तूने बेसिक मीडियम ले लिया ना, अभी तुझे बताया तो था, देख, अगर मान ले तूने बेसिक मीडियम ले लिया ना, तो इस K2Cr2O7 बचेगा ही नहीं, Cr2O7 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CrO4 माइनस में ना। तो एसिडिक मीडियम में ही ये स्टेबल होता है, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही किसकी तरह बिहेव कर पाता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह, है ना। और एसिडिक मीडियम में इसका जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। कोई दिक्कत नहीं, इनोट वैल्यूज लिखी है, याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जाता है ना। क्रोमियम के 2 एटम है तो +6 से +3, 3 का चेंज, 2 एटम के लिए 6 का चेंज। एन फैक्टर इसका हमेशा फिक्स रहता है, एन फैक्टर इसका हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो सर ये I- को I2 में कन्वर्ट करेगा, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, H2S में सल्फर -2 है, इसको S में कन्वर्ट कर देगा, इसको SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा, यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां लिख रहा हूं भाई, SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा, S2O3 2- को S4O6 2- में कन्वर्ट कर देगा, Sn2+ को Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा। दिख जा भाई, है ना। ऑलराइट, अगर मान लो आपका ऑक्सलेट आयन है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में, है ना। तो ये लिख लेना अभी आप, SO2 है तो इसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, पहले SO3 में और फिर H2SO4 में कन्वर्ट, है ना। अगर मान लो आपका नाइट्राइट आयन है तो इसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर, ठीक ठीक। ये लगभग वैसी रिएक्शंस हैं जैसी हम लोगों ने KMnO4 के साथ पढ़ी, इसी तरह का ऑक्सीडेशन नेचर शो, उसी तरह से इनको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा। बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें।
है ना। जो केमेनोफोर के साथ हमने एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस लिखी थी, वही सेम रिएक्शंस आपको इसके साथ लिखनी। ठीक है क्या? डन डन डन, आगे चलें। यस यस यस, आगे चलें। ठीक है साहब, चलिए आगे चलिए। देखो ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया था ना इफेक्ट ऑफ पीएच, ये वही तो चीज है। अरे ये तो बता दिया मैंने, इफेक्ट ऑफ पीएच, ये वही तो चीज है महाराज। CrO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है, और Cr2O7 बेसिक मीडियम में CrO4 माइनस में कन्वर्टेबल। ये तो चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। यस, पहले पढ़ा दिया मैंने। आइए एक चीज और देखिए, अगर मान लो मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, CrO4 माइनस और Cr2O7 माइनस, क्या आप इनकी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो क्या? भाई लोगों स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले बोल देता हूं, है ना। और ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भर भर के स्ट्रक्चर बनानी सीखी है। यस, भर भर के स्ट्रक्चर बनानी सीखी है ना, भर भर के स्ट्रक्चर्स। यस यस, देखो CrO4 कैसे होता है, CrO4 माइनस सर, ये देखो दो, ये देखो सर O माइनस O माइनस, समझ गए क्या? CrO4 माइनस, कलर क्या होता है इसका, जल्दी बोलो, कलर क्या होता है इसका? येलो कलर्ड है सर। ठीक है सर, येलो कलर्ड है सर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। तो सर क्रोमियम अगर +6 है, इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है D0 कॉन्फ़िगरेशन है। और D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी, D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी अगर ये कलर शो कर रहा है, अगर ये कलर शो कर रहा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर चेंज शो करता है ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करता है। यस, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर चेंज हो। यस यस, हाँ। और देखो सर इसमें भी रेजोनेंस है सर, भर भर के, यहां पर भी ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ, इसका मतलब ऑल दी बॉन्ड लेंथ आर सेम, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। ऑल दी बॉन्ड लेंथ आर सेम, आर सेम। सर इसकी अगर आप ज्योमेट्री की बात करो तो ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है बेटा? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। यस, कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर है क्या? और क्या बताना है इसमें? हाँ, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाले जो पाई बॉन्ड है ऑब्वियस है डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड होंगे, है ना। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज होगा, क्रोमियम का d ऑर्बिटल, है ना, तो डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। याद रह जाएगा, है ना, ये तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। और सेम यही चीज अगर मैं Cr2O7 माइनस की बात करूं, तो इसमें भी क्या दिक्कत है? चलो साहब, अरे हाँ, चलो साहब, ये रहा Cr2O7 माइनस, है ना, दिस इज योर Cr2O7 है ना। तो सर इसमें देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज पाई पाई के साथ रेजोनेंस में, नेगेटिव चार्ज पाई पाई के साथ रेजोनेंस में, तो 1 2 3 4 5 6, तो जो टर्मिनल 6, टर्मिनल 6 CrO बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड लेंथ्स आर, बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, हाँ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बेटा देखो मैंने ना इस वाले की बात नहीं करी है, इस वाली बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करी। टर्मिनल 1 2 3 4 5 है, ये जो बाहर बाहर वाली 6 CrO बॉन्ड लेंथ है, ये इक्वल है। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये अलग होगी, है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये सिंगल बॉन्ड है। इस वाले बॉन्ड की लेंथ इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस थोड़ी ना है। अरे बोलो ना यार, यहां पर रेजोनेंस थोड़ी ना है, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे भैया यहां पर रेजोनेंस थोड़ी ना है यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस यस यस, यहां पर कोई रेजोनेंस, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है बीच में, इस वजह से इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। ये 3 और 3 6, ये बॉन्ड लेंथ, है ना। और सारी दुनिया जानती है ये भी पर्पल कलर का होता है। यस, पर्पल कलर का रीजन LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है ना। D0 कॉन्फ़िगरेशन है, Cr+6 मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और D0 कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही इसमें कलर आया है ना। और सर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तब भी ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, क्या कि सर इसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 109.28 डिग्री होता है, लगभग 100,
मतलब 20 के लगभग ये वाला बॉन्ड एंगल होता है ना। ये बॉन्ड एंगल 109.28 से ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये देखो दो बड़े बड़े ग्रुप लगे, और ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, इसको रिपेल करने का काम करते हैं, आपस में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाता है ना, बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है ना। अरे पर्पल गलत दिख दिया भाई, पर्पल तो केमेनो 4 होता है दादा, ये तो ऑरेंज होता है ना, ये क्या होता है, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज होता है भाई, हाँ हाँ, अरे ऑरेंज होता है भाई, ऑरेंज होता है, लिख दिया लिख दिया लिख दिया, हाँ ऑरेंज होता है, लिख दिया लिख दिया। ठीक है, बताओ जरा। तो इसमें जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी थी हमने लिखी, एक दो पॉइंट और लिखेंगे अभी, है ना, एक दो पॉइंट और लिखेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको, क्लियर है? हम्म। डन, आगे चले, यस आगे चले, आगे चले। यहां पर भी जो पाई बॉन्ड होता है बेटा, यहां पर भी जो पाई बॉन्ड है वही डी पाई पी पाई बॉन्ड है ना, क्रोमियम का डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास है पी ऑर्बिटल है, डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है सर, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर तो बनी हुई है ना, मैंने बनवाई दी थी। देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखा है sp3, है ना, sp3 आपको बताया गया था हाइब्रिडाइजेशन D3S, हमने बात करी थी ना, D3S याद है, हमने कहा था कि जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उस केस में हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में हाइब्रिडाइजेशन D3S भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखो यार, इस पे बड़ा बवाल है एक्चुअली, है ना, इस पे बड़ा बवाल है। एनसीईआरटी जो होती है उसने कुछ स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये बोला कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, एनसीईआरटी ने ये बोला कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और अब ये जो D3S है ये वैसे अगर देखें तो जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट है नहीं, है ना, ये वैसे जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट है नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं, मतलब अगर ज्यादा सही की अगर मैं बात करूं तो वो D3S ही है ना, मोर करेक्ट तो ये D3S ही है। लेकिन अगर मान लो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएं और चार ऑप्शन में D3S नहीं है ना, अरे इसमें नेगेटिव चार्ज, हाँ ओहो भाई इसमें एक ही, अरे मैंने बनवा दी है, इसको छोड़ो तुम यार, हाँ इसको छोड़ो तुम, मैंने जो स्ट्रक्चर बनवा रखी है ना वो सही है, हाँ इसको छोड़ो तुम। अगर D3S कहीं नहीं लिखा हुआ हो, है ना, तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp3 लिख देना, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो, हालांकि मोर करेक्ट जो है वो तो ये, ठीक है। और वे जो D3S जो है वो जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट है नहीं है, उसके पीछे की जो सारी कहानी है दादा मैंने आपको बता दी है, जब भी क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा अच्छे से, डन, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अब कुछ और एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको और बताने वाला हूं, एक दो प्रॉपर्टीज और हैं उसके बारे में और पढ़ेंगे। देखो ये रही, है ना, अरे बहुत हो तो मैंने बता तो दिया बेटा, मोर करेक्ट कौन सा है, मोर करेक्ट मैंने आपको बता तो दिया कौन सा है। हाँ देखो, अगर मान लो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है और उसको आपने मेटल क्लोराइड के साथ हीट, ये देखो सोडियम क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड, क्लोराइड आयन का टेस्ट है ये, यस यस यस, क्लोराइड आयन का टेस्ट है कि नहीं है, अरे बोलो ना, हाँ अगर मेटल क्लोराइड के साथ आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कर दिया तो एक बहुत ही शानदार आपको ऑरेंज रेड कलर की, मजा आ जाएगा एकदम, ऐसा फ्लेम्स निकलेगी रेड ऑरेंज कलर की, और वो जो फ्लेम्स होती है किसकी होती है, क्रोमाइल क्लोराइड की होती है। फॉर्मूला CrO2Cl2 आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कलर याद रखना है, कलर याद रखना है, K2Cr2O7 किसके साथ, किसी क्लोराइड आयन, मेटल क्लोराइड आयन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या देगा, क्रोमाइल क्लोराइड देगा, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड ऑरेंज कलर फ्यूम्स दिखाई देगी, फ्यूम्स देख के तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे, है ना, फ्यूम्स देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाओगे, यस यस यस, बात समझ में आई क्या, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
वैसे ही एक और बढ़िया चीज लिखी है इसने, अगर आपने H2O2 के साथ रिएक्शन करवाई Cr2O7 2 माइनस की, है ना, K2Cr2O7 जब जब H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तब तब क्या बनेगा, CrO5 बनेगा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनता है। और ये जो CrO5 होता है ये डीप ब्लू कलर का होता है ना, ये डीप ब्लू कलर का होता है। ये स्टेबल होता है सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर पाइरिडिन, ईथर और पाइरिडिन की प्रेजेंस में ये आपका स्टेबल होता है CrO5। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO5? जल्दी बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5? हाँ जी, जल्दी बताइए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5, ऑफ क्रोमियम इन CrO5? बताइए क्या होगा, क्या होगा? यस 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 बताओ। हाँ अबे पढ़ा है तुम लोग, पढ़ा है तुम लोगों ने, यस बहुत बढ़िया बेटा। CrO5 जो होता है ना, इसकी शक्ल दिखने में सर ऐसी होती है, कैसी? CrO5 की शक्ल देखो ऐसी होती है। CrO5 में यहाँ बना देता हूँ, CrO5 जो है ना वो तितली जैसा होता है। कौन सी तितली की बात कर रहे हो? अबे वही बटरफ्लाई की बात कर रहा हूं मैं, क्या दिमाग मत लगाओ तुम। तो सर इसमें देखो, एक प्रोक्साइड बॉन्ड ये रहा, एक प्रोक्साइड बॉन्ड ये रहा, 2 प्रॉक्सी लिंकेजेस होते हैं। सर इसमें कितने प्रॉक्सी लिंकेजेस हैं? 2 प्रॉक्सी लिंक। हाँ, और यहाँ जो क्रोमियम होता है उसका ऑक्सीडेशन +6 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले बोल देता हूँ। हाँ पहले ही बोल देता हूँ, बहुत सारी जनता क्या करती है, सर -2 और सर 10 हो जाएगा सर, क्रोमियम +10 कान पे पड़ेगी। तो 10 कहां से हो गया क्रोमियम की? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 होती है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 होती है, 10 नहीं होगा, ध्यान रखना इसका, है ना। और इसी वजह से ये अनस्टेबल होता है बहुत ज्यादा, है ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें ईथर या फिर पायरिडीन की जरूरत पड़ती है। अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि इसमें ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं ना यार, ये पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं, पेरोक्साइड जो बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। यस यस यस, समझे समझे। तो अगर मान लो ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना ऑन स्टैंडिंग, अगर आपने मान लो इसमें ईथर वगैरह कुछ मिला दिया तब तो ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे ही पड़ा है, इसको आपने स्टेबलाइज नहीं किया, तो ये Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो Cr2O3 है, मान लो इसकी बेसिक मीडियम में H2O2OH माइनस के साथ आपने रिएक्ट करवा दिया, तो ये CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और CrO4 2 माइनस एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है वापस यहाँ, है ना। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, अगर तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ना, है ना, है ना, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। हाँ बेटा तितली उड़ जाएगी, तू पकड़ के रखियो, है ना, तेरी तितली का ध्यान रखियो, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ आओ, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको स्टेबलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ईथर या फिर पायरिडीन की, है ना। अगर है ईथर पायरिडीन तो इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अगर आपने नहीं डाला तो ये ऑन स्टैंडिंग कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cr2O3 में। और जो Cr2O3 होता है वो बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्ट करके CrO4 2 माइनस बना लेता है। CrO4 2 माइनस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में वापस Cr2O7 में। बात समझ गए? यस 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 यस, आना बोलना पड़ेगा भैया दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, तुम कैसा बात कर रहे हो, आपको समझ में आया क्या यहां तक? बोलो। डन, क्या बात है, क्या बात है, क्या। चलो भाई, इसी के साथ इसी के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। आ जाइए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया खत्म। देखो कुछ और कंपाउंड्स हैं, मैं आपको पहले बोल देता हूं, कुछ और कंपाउंड्स हैं जो जेई एडवांस्ड के सिलेबस में है, जेई मेंस के सिलेबस में सिर्फ ये 2 कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड की एक एक लाइन याद कर लेना, एक एक लाइन याद कर लेना। मुझे उम्मीद है कि एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा ऑनलाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखें। हाँ जी, यस यस यस, ऑल राइट ऑल राइट। अब आगे बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। देखो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, अगर मैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, है ना, ये सब कुछ मैंने करवा रखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार फिर लिख देते हैं, ऐश करो तुम लोग, है ना। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरे भाई, वो क्या होता है सर, वो होता है n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 और ns2,
है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है हमें। कहां से पढ़ना है फिर मैं बोल देता हूँ, ओनली एनसीईआरटी से, बिकॉज ये मेंस के सिलेबस में है ना, ओनली एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना। यस, इसके बाहर आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे हम। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिख के बता दिया, ये हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी कर रखा था। फिर उसके बाद इसमें दो सीरीज होती है, एक होते हैं लेंथेनॉइड्स, यस लेंथेनॉइड्स, और सर दूसरे होते हैं एक्टिनॉइड्स, है ना, दूसरे होते हैं सर एक्टिनॉइड, है ना। सर इसको 4F सीरीज भी बोला जाता है। यस, ये क्या होती है सर, ये 4F सीरीज भी होती है, और सर इसको 5F सीरीज बोला जाता है ना। 5F सीरीज क्यों बोल रहे हैं सर, बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में फिल होता है। यस, और सर हाँ, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जब हम लोग लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, इसको 4F सीरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4F में फिल, यस वो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में फिल होता है। ठीक है सर, ये एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होते हैं, और सर ये जो होते हैं ये 90 से लेके 103 तक होते हैं, 90 टू Z इज इक्वल टू 103 तक। यस, यही होता है। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4F 1 से 14, 5D 0 से 1, 6S2, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है लेंथेनॉइड्स। यस, और अगर मान लो आप एक्टिनॉइड्स की बात करोगे तो ये हो जाएगा 5F 1 से 14, 6D 0 से 1 और 7S2, ये कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो, हो जाए तो मुझे बताना, आगे चलते हैं। यस, नोट कर लो, हो जाए तो आगे चलते हैं फिर। हाँ ज्यादा फटाफट नोट कर लो, हो जाए तो मुझे बताना, आगे चलेंगे। हाँ, अरे बताओ। आगे चलें, ठीक है साहब, ठीक है साहब। देखो आपके सामने ये 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या ये बात सही है क्या? जो 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं एक बार इनको पढ़ लो, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ लो इसको। ये जो 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं ये आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, बस इसको पढ़ लो, है ना। क्या लिखा है कि लेंथेनॉइड जो होता है, लेंथेनम जो होता है ना, लेंथेनम, है ना, ये रिजेंबल करता है लेंथेनॉइड से, तो इट इज यूजुअली इंक्लूडेड इन एनी डिस्कशन ऑफ द लेंथेनॉइड्स फॉर व्हिच द जनरल सिंबल एलन इज यूज्ड, है ना। लेंथेनॉइड्स के लिए एलन यूज किया जाता है, ये लेंथेनम की वजह से होता है। हालांकि जो लेंथेनम होता है, मैं फिर बोल देता हूं, वो लेंथेनॉइड नहीं होता है ना, वो लेंथेनॉइड सीरीज का नहीं होता। सिमिलरली डिस्कशन ऑफ द एक्टिनॉइड्स क्या यूज किया जाता है, एक्टिनियम यूज किया जाता है, लेकिन ये आपका क्या नहीं होता, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता, ध्यान रखना, ये एक्टिनॉइड नहीं होता। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? यस, ये मैं एनसीईआरटी वाली टेबल उठा के लाया हूं, यस मैं एनसीईआरटी वाली टेबल उठा के लाया हूं। देखो एनसीईआरटी की जो टेबल है उसमें भी लेंथेनम 57 को इसमें इंक्लूड कर रखा है, लेकिन फिर बोल देता हूं, ये जो है ना, ये आपका क्या नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना, ये लेंथेनॉइड नहीं है, लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट नहीं है ना, इसको याद रखना, है ना, इसको याद रखना आप। ऑलराइट, ठीक है। अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो अपनी एनसीईआरटी में उठा के देखें, अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो आपके पास एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में ये टेबल है, एनसीईआरटी से ये वाली टेबल देखें। सर याद रखने का तरीका मैं आपको बता रखा हूं, याद रखने का तरीका बताया था ना आप लोगों को, अरे बोलो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, मजा आ गया, है ना। क्या लिखा है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो, और तुम अब लौटो, ठीक है ना। तो ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स जो है ये आपको याद होने चाहिए।
फिर बोल देता हूं लेंथेनम इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती है, इस वजह से इसको यूज पर लिखा जाता है ना, है ना। ये तरीका मैंने आपको बता दिया था। फिर बोल देता हूं सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, सुनना मेरी बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। तीन जगह पर सुनो सुनो सुनो, हाँ तीन जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है। देखो मैं स्टार मार्क कर देता हूं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर गड़बड़ है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ध्यान रखना, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ध्यान रखना, है ना। याद रहेगा क्या? मतलब सीरियम, जीडी, गैडोलिनियम और लिथियम, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा अलग होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ध्यान याद रखें। यस यस यस, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे चलें, ठीक है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। देखो यहां पर तो रीजन क्या था, 4f7 के बाद 4f8 होना चाहिए था, है ना। 4f7 के बाद 4f8 होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4f में जाने के बजाय 5d में चला गया। क्यों? क्योंकि जो 4f7 होता है ये हाफ एल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ एल्ड की वजह से लफड़ा आया है। और यहां पर भी ऐसा ही है, 4f14 है, 4f14 जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखा दिया, लेंथेनॉइड्स का है। हम लोग स्पेशली किसको पढ़ रहे हैं? अभी लेंथेनॉइड्स को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है ना, लिख लिया है, हाँ लिख लिया है। हिंदी में भाई कभी कभी हिंदी लिखने का मौका मिलता है ना, मजा सा आ जाता है, लेकिन हिंदी में मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गई। एक टाइम था जब मैं बहुत जबरदस्त लिखता था। आओ एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, है ना, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस देखो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 से 14, 5d0 से 1, 6s2। इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 6s में प्रेजेंट है, अंदर इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? 4f में फिल हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, सारी दुनिया जानती है रे यार, जो सिग्मा का ऑर्डर होता है एसपीडीएफ होता है। सर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफ में फिल होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। यस, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में 4f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है ना, बहुत ही पुअर होता है। 4f के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, उनका जो शील्डिंग है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं। यस, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल ट्रेंड ये कहता है, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि साइज बढ़नी चाहिए, सॉरी डिक्रीज करनी चाहिए। जनरल ट्रेंड ये करता है, और इसका जो रीजन होता है वो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक लाइन में अगर लिखना हो, द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है, एंड दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड। यस यस यस, बोलिए क्या मेरी बात समझ में आई आपको? लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है ना, छोटी सी चीज है, वो है यूरोपियम। ये सला इसका साइज ना सबसे बड़ा होता है भाई, है ना। डेटा है, मतलब का डेटा है, ध्यान रखो तो रख लो, ताकि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। यूरोपियम जो होता है ईयू, है ना, ये देखो ये रहा ईयू, होगा कहीं ना कहीं, ये रहा ईयू यूरोपियम। ध्यान रखना इसका जो साइज होता है ना, अगर आप डेटा देखोगे तो इसकी साइज बहुत बड़ी होती है बाकी के कंपैरिजन। यस यस यस, तो ये था एटॉमिक रेडियस। अगर मैं बात करूं आयोनिक रेडियस की, इसकी बात करें आयनिक रेडियस, कौन से आयन? +3 आयंस की बात हो रही है ना, +3 आयंस। तो अगर आप स्टार्ट करोगे सीरियम, है ना, से लेके ल्यूटीशियम 3+ तक, तो वापस सेम वही लॉजिक है सर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो है ही, साइज जो है वो डिक्रीज करना चाहिए ना। यहां पर एक्सेप्शन नहीं होता, है ना, यहां पर एक्सेप्शन नहीं है, साइज जो है वो डिक्रीज करती है इधर से इधर जाने पर, है। यहां पर स्टार्ट होता है कहां से? सीरियम से, खत्म होता है ल्यूटीशियम, यहां विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, ठीक है, साइज डिक्रीज कर, सीरियम 3+, है ना, ऐसे डिक्रीज कर दी। ठीक है, ये काफी मतलब ये जो ऑर्डर है ना, ये काफी सही ऑर्डर है, इसमें आपको एक्सेप्शन नहीं।
ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक साइज होता है उसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यूरोपियम जो है उसकी साइज बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। याद रहेगा क्या? और एक छोटी सी चीज आप और ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले एक छोटी सी चीज और आप और ध्यान रख लो। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं ना, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो IE1 इनकी सबसे कम होती है, फिर उसके बाद IE2 होगी, और फिर उसके बाद IE3 होगी। लेकिन 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 IE2 और IE3 के बीच जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, स्मॉल गैप, बहुत ही कम। I3 और I2 के बीच जो गैप है वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका जो रीजन था एक्सचेंज एनर्जी वाला लॉजिक लगे। आपको याद है मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट में एक्सचेंज एनर्जी वाला लॉजिक बताया था आपको। इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती तो है, I1 से I2 यहां पर काफी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन I2 से I3 आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना एक्चुअली बढ़ना चाहिए था, थोड़ा कम बढ़ता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी का जो लॉजिक था वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, वो रहेगा। ठीक है, डन, ऑलराइट, वेरी गुड। आइए बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। लेंथेनॉइड्स की जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं लिखूं सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होती है +3। ध्यान रखना हमेशा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। यस, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, सर क्या इसके अलावा भी है? बिल्कुल है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है, +2 और +4। लेकिन जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सर इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कौन सी होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। ठीक है, डन। लेकिन ध्यान रखना, +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये ऑक्सीडाइज होके +3 में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो +4 होता है वो भी +3 में जाने की टेंडेंसी रखता है, खुद रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, है ना। सर ये +2 और +4 में क्यों जाना चाहते हैं? अगर इनकी +3 मोस्ट कॉमन है तो ये +2 और +4 में क्यों जाते हैं? उसका रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एफ सबशेल। अगर मान लो कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से F7 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, सोच के देखो, F7 का मतलब हो गया हाफ फिल्ड। यस, अगर ये हाफ फिल्ड है तो स्टेबल होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से कहीं पर F14 बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन F14 बन रहा है, तो यह है सर फुली फिल्ड। और सर फुली फिल्ड जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो अगर कहीं पर 2 या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होता है, तो उस केस में वो एलिमेंट +4 और +4 ऑक्सीडेशन, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। ये इरेगुलरिटी का रीजन ये है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने लिखी है, देखो ये रहा, है ना। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया है, YB है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14 6s2। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि +2 में 4f14 बनेगा, और 4f14 जो होगा वो फुली फिल्ड होगा। यस, तो टर्बियम में बेटा 4f9 6s2 होता है, ये +4 में जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि +4 में जाने की कोशिश करेगा तो ये 4f7 बनेगा, और जो 4f7 होता है, अरे ये हाफ फिल्ड होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। और फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। यहां पर देखो यूरोपियम +7, 4f7 6s2, तो ये भी किसकी कोशिश करेगा? +2 में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि +2 में 4f7 बन जाएगा, और जो 4f7 होता है ये कैसा होता है? सर ये हाफ फिल्ड होता है। यस, मेरी बात समझ में आई? एक और चीज देखो, लिखता है कि जो सीरियम होता है वो भी +4 में जाने की कोशिश करता है। क्यों? आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताता हूं। यहां पर देखना, ये रहा सीरियम। सोचो, सीरियम जो है बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका? सीरियम है नोबल गैस, 4f1 5d1 6s2। अगर मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएगा। सोच के देखो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
यस यस, अरे बोलो। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन सीरियम लूज करेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से जो आपका सीरियम होता है वो +7 में जाने की टेंडेंसी, कहां जाने की कोशिश करेगा, +7 में जाने की कोशिश। देखो ये +4 में है ना, ये लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम +4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिकॉज सीरियम +4 से +3 जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो हर कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ भागता है, +4 से +3 की तरफ जाएगा, खुद का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टू दी कॉमन +3, रिवर्टिंग टू दी कॉमन +3। यस, ये वाली चीज है, ध्यान रखनी है। कुछ 3-4 कंपाउंड्स आपके 3-4 एलिमेंट लिखे हैं, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ओनली इन ऑक्साइड्स, है ना। ये MO2 बनाते हैं और ऑक्साइड बनाएंगे तब जाके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। लिखता है कि जो यूरोपियम होता है, यूरोपियम 2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो ये लिखा हुआ, यूरोपियम जो है वो +2 में जाने की कोशिश करता है। ये देखो ये लिखा हुआ, यूरोपियम +2 में क्यों जा रहा है, बिकॉज +2 में हाफ फिल्ड है। लेकिन ये फिर भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इनको कॉमन की तरफ भागना है। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ भागना है, तो ये खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिवर्टिंग मतलब उसमें कन्वर्ट होता है, रिवर्टिंग मतलब उसमें कन्वर्ट होता है। यस, रिवर्टिंग मतलब उसमें कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी +3 की तरफ जाना चाहता है, +4 वाला +3 की तरफ जाएगा, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। +2 वाला +3 की तरफ जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव, है ना। तो ये पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले बोल देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो पार्ट है इस पे क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पढ़ना जरा खुद से, होमवर्क दे रहा हूं, ये भी होमवर्क दे रहा हूं, और यूजेस लिखे हैं लेंथेनोइड्स के, ये भी होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अगली क्लास है यहाँ, है ना, इधर अगली क्लास है, आज इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, होमवर्क क्या है, डीपीपी मिलेगी आज आपको, वो सॉल्व करनी है, डीपीपी नंबर 3 आपको रिवीजन करके आना है, और जो आपका मॉड्यूल है, जो आपका मॉड्यूल है एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यस, जो आपका मॉड्यूल है एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सर अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, है ना, स्टार्ट करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, लेकिन इससे पहले एक्टिनोइड का जो पोर्शन है उसको खत्म करेंगे। यस, इससे पहले एक्टिनोइड वाला जो पोर्शन है उसको खत्म करेंगे, लेकिन उसको खत्म करने में 10 मिनट लगेगी। एक्टिनोइड बहुत छोटा सा पोर्शन, 10 से 15 मिनट में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर कुछ हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, और पीवाईक्यूज करने के बाद हम लोग सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। और सॉल्ट एनालिसिस जो होगा हमारा लास्ट ऑफिशियल चैप्टर होगा, ऑफिशियली लास्ट चैप्टर, ठीक है ना, ऑफिशियली लास्ट चैप्टर होगा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो चलिए फिर आज के लिए क्लास खत्म करने का टाइम आ चुका है। अब आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन, है ना, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मैंने आपको कहा था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में खत्म कर देंगे सिलेबस, है ना, और आज सही चल रहा अपना ट्रैक पे, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, बढ़िया ढंग से, बिना कुछ भगाए दौड़ाए, कुछ नहीं, बहुत आराम आराम से। देखो D&F ब्लॉक में मैंने 4 लेक्चर लिए, है ना, किसी भी बैच में D&F ब्लॉक में 4 लेक्चर नहीं लेंगे, गारंटी है मेरी, है ना। क्यों, क्योंकि वही चीज, मतलब थोड़ा थ्योरी है तो थोड़ा मैं आराम आराम से पढ़ाया ताकि आपको घर पे पढ़ने का टाइम मिले, है ना। जब थ्योरी होती है तो उसको जब तक खुद से रिवाइज नहीं करते हो तब तक काम नहीं चलता, और वो अगर एक साथ पढ़ा दूंगा तो फिर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। 4 क्लास लिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि चैप्टर आसान है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, उसको रिवाइज करना पड़ता है, बस इतनी सी चीज, इसलिए 4 लेक्चर। मैं चाहता इसको 2 लेक्चर में भी खत्म कर सकता था चैप्टर को, है ना, क्योंकि वही सारी चीजें जो केमिकल बॉन्डिंग की है, बहुत सारी चीजें यहाँ यूज हुई, मैंने सारी चीजें वापस बताई आपको, उसके पीछे लॉजिक यही है। सिलेबस फटाफट से खत्म करना ये मेरा मोटिव नहीं है, सिलेबस खत्म भी करना, और एक बहुत सिस्टमेटिक वे में, ऐसा भी ना लगे कि बहुत फास्ट हो गया है, उसके साथ खत्म, दैट इज माय। चलो फिर खत्म करते हैं सेशन।
ऑल राइट, कल वाली क्लास सुबह ही होगी अब अपनी, है ना, कल वाली क्लास सुबह ही होगी अपनी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं भाई लोगों। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें। काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराना। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।